Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, in the last class we were talking about strings, right? तो मैंने आपको स्प्रिंग और स्ट्रिंग का डिस्टिंक्शन बताया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? तो मैं अगर क्विकली रिकैप कर रहा हूँ कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग का क्या एक्सटेंशन है. ये दोनों सिमिलरली साउंडिंग टर्म्स हैं. सो आई वुड बी केयरफुल इन अटरिंग देम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ या स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दैट. देखिए, स्ट्रिंग में मैंने आपको बोला था, स्ट्रिंग में मैंने आपको बोला था कि जो टेंशन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी. मतलब स्ट्रिंग के कारण बॉडी हमेशा पुल करेगा ऑब्जेक्ट्स को. किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड हो तो बॉडी हमेशा पुल करेगा ऑब्जेक्ट्स को. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू जो है वो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी अदर पॉजिटिव वैल्यू तक पहुंच सकती है इंस्टेंटली. किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी अदर पॉजिटिव वैल्यू तक पहुंच सकती है इंस्टेंटली. ठीक है, राइट? इंक्लूडिंग जीरो. नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज टेंशन नेगेटिव होना मतलब टेंशन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? ये मैंने बताया था आपको. स्ट्रिंग को फोर्स लगाने के लिए अपनी लेंथ चेंज करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दैट स्ट्रिंग के अंदर इंस्टेंटली टेंशन फोर्स किसी भी एक पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी दूसरे पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो सकती है. स्प्रिंग ऑन द अदर हैंड क्या है कि स्प्रिंग अगर स्प्रिंग के दोनों एंड्स ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वॉल हो, ब्लॉक हो, दो ब्लॉक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, दो वॉल हो, कुछ भी, तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंस्टेंटली या सडनली अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, राइट? इट रिक्वायर्स सम टाइम टू चेंज इट्स वैल्यू. इट रिक्वायर्स सम टाइम टू चेंज इट्स वैल्यू, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती. और यही कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आए. हम देखेंगे आगे कैसे प्रॉब्लम्स हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट. क्या मेरी बात समझ में आई है? राइट? क्लैरिटी है ये. अच्छा, एक और चीज है, सुन लो. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग which is the concept of open ends. अब ये ओपन एंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में एप्लीकेबल होगा. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ओपन एंड्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड इट इज कनेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट. अगर हम इस स्ट्रिंग को कट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ओपन एंड क्रिएट होगा स्ट्रिंग में. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसे कट कर देंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, राइट, विथ एक्सेलरेशन जी. और ये पोर्शन रह जाएगा. देखो, ये जो दो चीजें क्रिएट हुई इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन एंड्स. क्या बोलते हैं? ओपन एंड्स. ओपन एंड्स मतलब नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट्स. नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट्स. समझ में आ रहा है? अच्छे से बता रहा हूं. क्लैरिटी है क्या? हाँ, नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट्स. तो अगर ओपन एंड्स हम स्ट्रिंग में क्रिएट करें, सुने ध्यान से, तो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन open end is created in string, tension in string changes to zero instantly मतलब जिस इंस्टेंट पे कट किया उसी इंस्टेंट पे आ जाए, खट से एकदम जीरो हो जाए. तो ओपन एंड अगर हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाएगी. अगर हम ओपन एंड नहीं क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग अगर बॉडीज के साथ कनेक्टेड है, तो टेंशन की वैल्यू किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी दूसरे पॉजिटिव वैल्यू तक चेंज हो सकती है इंस्टेंटली, राइट? लेकिन अगर ओपन एंड क्रिएट हुए या क्रिएट किया गया तो स्ट्रिंग की टेंशन इंस्टेंटली जीरो हो जाएगी. इंस्टेंटली जीरो मतलब उसी जैसे आपने कट किया ठक से उसी टाइम पे, विदाउट एनी लैग. बात समझ में आ रही है? विदाउट एनी लैग आपको समझ में आएगा. कभी कभी वीडियोस में लैग आता है, आप बोलते हो ना सर आप बोल रहे हो और जो दिखाई दे रहा है उसमें लैग है. तो कोई लैग के बिना तुरंत इंस्टेंटली वो जीरो हो जाएगी. समझ में आ रही है बात?
अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्प्रिंग की। तो अगर हम स्प्रिंग की बात करें, ओपन एंड्स, अब हम दूसरा चीज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्प्रिंग की। तो समझे, स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये स्प्रिंग मैंने ऐसे रखा हुआ है। सोचो, क्या ये स्प्रिंग के दोनों एंड्स कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्री एंड है क्या? कोई फ्री एंड नहीं है। अब सोचो, सपोज मैं ऐसा कट करता हूँ, जैसे मैं इसे कट करूंगा इस तरीके से, क्या ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेगा? और क्या अब यहाँ पे देखो, क्या ओपन एंड्स या फ्री एंड्स क्रिएट हुए? ओपन एंड्स और फ्री एंड्स ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है ना? ओपन एंड्स और फ्री एंड्स। क्या अब इसका एक एंड ओपन है? कोई भी एक एंड ओपन हो गया तो चलता, दोनों ही ओपन एंड हो या फ्री एंड हो जरूरी नहीं है, कोई भी एक ओपन एंड हो गया। तो जैसे ही ओपन एंड्स क्रिएट हुआ यहाँ पे, सो इन दिस केस मैं लिख रहा हूं, इन दिस केस, अच्छे से लिखें, ये कॉन्सेप्ट है, इन दिस केस को यूज करेंगे प्रॉब्लम में। इन दिस केस स्प्रिंग फोर्स will instantly become spring force will instantly become क्या? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दिस केस स्प्रिंग फोर्स विल इंस्टेंटली बिकम जीरो। तो जनरली स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली कभी जीरो नहीं होती। अभी जैसे लास्ट क्लास का डिस्कशन सुनो। लेकिन वो केसेस कौन से केसेस थे? जब फ्री एंड हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक, अगर फ्री एंड क्रिएट नहीं हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फ्री एंड हमने क्रिएट कर दिया, हमने कैंची से काट दिया स्प्रिंग को, तो फ्री एंड क्रिएट हो गया। अगर फ्री एंड क्रिएट होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी इंस्टेंटली जीरो हो जाए। क्या मैं समझा पाया? नोट कीजिए। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट लाउड एंड क्लियर, राइट? इसे नोट करें। ठीक, बढ़ जाऊं आगे? आइए, लिख लिया था ना क्वेश्चंस? ओके, आइए। स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ठीक है? ये एक मास है, एक स्प्रिंग से ऐसे झूल रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, ये एक सवाल दे रहा हूं। दूसरा एक और सवाल दे रहा हूं, देखो। तो इन दोनों केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इन दोनों केसेस में एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम किसका? इस ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। इक्विलिब्रियम किसका? ब्लॉक का, राइट? तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो अब बताओ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी? तो मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम के बिना कोई भी न्यूटन लॉ का सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करना। कॉन्फिगरेशनल डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट ड्रॉ दीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये mg फोर्स मैंने लगा दिया नीचे की तरफ, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग?
अब मुझे बताओ लॉजिक से, कॉमन सेंस से, अगर आप ऐसे स्प्रिंग से एक मास ऐसे झुला दोगे ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, राइट? इट विल इंक्रीज, वेरी गुड. सो इफ इट विल इंक्रीज, यू टेल मी इफ इट विल इंक्रीज, तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई, तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे, जहां पे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, दोनों एंड्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे एंड्स बता देता हूँ. देखो यही फंडामेंटल है, समझ में. अगर ये समझ में आ गया तो सारे सवाल सही बना लो. ये दोनों एंड्स ए एंड बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ए पे किस डायरेक्शन में लगाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन ए. ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बोलो. टूवर्ड्स बी. डू नॉट से टूवर्ड्स बी, टूवर्ड्स अपवर्ड्स, राइट? तो ए एंड पे टूवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्या? क्योंकि देखो स्प्रिंग जो थी, स्प्रिंग ऐसे लंबाई बढ़ गई इसकी, तो ये दोनों एंड वापस ऐसे जाना चाहेंगे क्या, अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए, इस प्रकार. तो इस प्रकार जाना चाहेंगे, तो ये वाला जो एंड है यही तो कनेक्टेड है ब्लॉक के साथ, तो ब्लॉक के ऊपर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस. तो इस ब्लॉक के ऊपर इधर लगा स्प्रिंग फोर्स. एवरीवन इज ओके विद दिस? यस. समझ में आई बात? अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? मान लो, अज्यूम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग चाहिए, अज्यूम एक्सटेंशन टू बी एक्स. मुझे पता नहीं है ना, वही तो एक्सटेंशन निकालना है. तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? क्या स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के एक्स, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ. स्प्रिंग कांस्टेंट इज समथिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू, राइट? अब इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम देखेंगे. इक्विलिब्रियम अब समझ में आता है. इक्विलिब्रियम मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? 0. यस और नो? लिख दो इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या हम बोलेंगे? के एक्स इज इक्वल टू एम जी. यस और नो? कैसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई के? क्या क्लैरिटी है? एकदम बेसिक सवाल, इससे बेसिक कुछ नहीं होगा. यस और नो एवरीवन? यस और नो? अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड वाले सवाल पे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सेकंड वाला सवाल इंटरेस्टिंग है. अब क्या करेंगे? ये कंडीशन है, मान लो ये डायग्राम दिया हुआ है. अब आप सोचो, ये डायग्राम में ऐसी सिचुएशन है, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि स्प्रिंग खींच जाएगी? इमेजिन करना, पहले इसके अंदर का फिजिक्स को समझना, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और फिर इक्वेशन लिखना है. बस इक्विलिब्रियम ही है, एक्शन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में है. क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम में आएगा मास एम? क्योंकि जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, मास एम ऐसे नीचे नहीं जा सकता है हमेशा के लिए, एक स्टेज में वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, राइट? समझ में आ रही है बात? तो इक्वेशन कैसे लिखें? इक्वेशन कैसे लिखें? आइए, इक्वेशन लिखने के लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्फ़िगरेशनल डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे. आ जाओ, यहाँ पे बना. मास एम है, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, पुली से लगा हुआ ऐसे दो स्ट्रिंग ले लिया मैंने, ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है. आप अभी इसमें एक्सपर्ट हो, मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं. यू नो इट व्हाट इज हैपनिंग, राइट? अब यहाँ पे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के दोनों एंड्स ऐसे, ये यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है, बोलो. सबसे पहले इस एम के ऊपर एम जी लगेगा नीचे. क्या यहाँ पे टेंशन टी लगेगा? स्ट्रिंग में टेंशन टी लगेगा ऐसे, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा. क्या ये इसमें सबको मास्टरी हो चुकी है? मैंने काफी प्रैक्टिस आपको करवाया है क्लास में. अभी अगर आप मॉड्यूल बनाओगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एल्स नहीं आएगा. बना रहे हो मॉड्यूल्स? बना रहे हो? गुड गुड गुड. अब देखो, टी टी, कुछ सवाल मैं क्लास में लेता हूँ जो टिपिकल होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना ही करना है. टी और टी, ये आ गया. अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, ये पुली के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में. क्या ये पुली कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ? तो स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग खींच गया होगा? तो इस एंड में क्या आपको लगता है स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? के स्प्रिंग पुली के ऊपर, पुली स्प्रिंग के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर से इधर फोर्स लगाएगा. इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ. थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, अगर आपको याद होगा. एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे भी फॉलो होगा, बिकॉज ये
रियल फोर्स है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ये सबको समझ में आया? ओके ओके ओके, क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो, क्या मैं ये मास एम इक्विलिब्रियम में है, मास एम के ऊपर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना चुका हूँ, न्यूटन लॉ लिखना चाहता हूँ। क्या इक्विलिब्रियम में है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है? क्या ये पुली इक्विलिब्रियम में है? क्या इसकी भी एक्सेलरेशन जीरो है? अब आप इक्वेशन लिख डालें। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? विल इट बी फॉर ब्लॉक मास एम वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या लिखूं? mg इज इक्वल टू टी, यस और नो? अब आप पुली के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें, क्या एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए? kx इज इक्वल टू 2t, और t की वैल्यू यहाँ से क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? विल इट बी kx इज इक्वल टू 2mg, क्या x की वैल्यू आ जाएगी 2mg बाई k? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? जस्ट सी, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। बढ़ूं आगे? कुछ भी डाउट है तो ऑनेस्टली पूछना, डरना नहीं। अगर मेरे बोलने के बावजूद भी चुप रहोगे तो गलती मेरी नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया है? फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सेकंड वाला प्रॉब्लम सबको समझ में आया? बेसिक है, डरने का नहीं है। अगर आप स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन सही तरीके से निकाल सको, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट? देखो, अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर स्प्रिंग फोर्स kx कैसे आया? स्प्रिंग फोर्स तो kx ही होगा ना। तो आपको स्प्रिंग की एक्सटेंशन पूछी गई है, मान लो उसकी एक्सटेंशन x है, तो स्प्रिंग फोर्स kx है ना? जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम एक्सटेंशन टू बी x किया था, इस सवाल में भी एज्यूम एक्सटेंशन टू बी x, तो स्प्रिंग फोर्स kx हो जाएगा, kx विल बी इक्वल टू 2t which will be 2mg, तो x की वैल्यू 2mg by k, yes no maybe? I hope you are understanding this, right? Correct, okay, चलो आगे बढ़ो। बेसिक सवाल शुरू कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है? एक और सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए, देखो। फिर से वही, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, वही सवाल जो लास्ट क्वेश्चन के दो सवाल थे, वही सवाल मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इंस्ट्रक्शन वही है, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। इसमें भी वही है, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। ये एक सवाल दे रहा हूँ और एक सवाल दे रहा हूँ, देखो। डरना नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसको मैं जितना चाहूँ टिपिकल बना सकता हूँ, कोई खास बात नहीं। ये दो सवाल दे रहा हूँ, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। पहले सवाल से शुरू करते हैं, क्या आपको लगता है कि स्प्रिंग खिंच जाएगी? स्प्रिंग खींचेगी सर, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ऐसा होगा, देखना। याद रखना, अभी फ्री एंड क्रिएट नहीं हुआ है, ये तो मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना रहा हूँ बोल के ऐसे बना दिया मैंने, यस और नो? फ्री एंड क्रिएट नहीं हुआ है अभी। फ्री एंड क्रिएट होगा तो स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाएगा। ये काम हमेशा करना, ये बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत जरूरी है। Once you get thorough with these concepts, you probably don't need to draw this at all. आपको लगेगा सर हमें आता है, कोई इशू नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, मत करो। क्लैरिटी यही है? अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बेटा? सोच, अगर ये ऐसा खींच गया है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का ये वाला एंड, स्प्रिंग के ये वाले एंड के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। कितना फोर्स लगाएगा?
क्या kx लगाएगा? अगर हम मान लेते हैं कि x है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, यस और नो? क्या बात समझ आई है? यस। आई क्या? यस। एवरीवन, एवरीवन विथ मी? यहां तक सबको क्लैरिटी है? I have to take the next step, so you need to be very much sure that yes we have understood it, right? अच्छा, अब मुझे बताओ तो इस एंड पे कितना फोर्स आएगा? टेंशन। एक ही स्ट्रिंग है, तो क्या यहाँ पे भी kx ही आएगा? क्या ये समझ पाए आप? टेंशन जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? टेंशन जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा एक और अलग तरीके से समझा सकता हूँ। मान लो इस स्ट्रिंग पे एक पॉइंट मान लो आप, ऐसे इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट के ऊपर फोर्स देखते हैं। इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स आएगा kx इधर, और दूसरा फोर्स आएगा टेंशन t इधर। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सॉरी ये दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम के वक्त ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स बराबर है, kx t के बराबर। समझे आप? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये इसके ऊपर टेंशन टी ऐसे कैसे लग रहा है। सोच लो ना, ये पॉइंट को आप ऐसे बनाओ, देखो देखो कॉन्सेप्ट समझो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ो। ये पॉइंट को आपने ऐसे सेपरेट कर दिया, क्या नीचे भी स्प्रिंग है? क्या ऊपर स्प्रिंग है? तो स्प्रिंग इस पॉइंट के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? kx ऊपर लगाएगा ना, बिकॉज स्प्रिंग खींच चुका है। और टेंशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स लगाती है? पुल। तो इधर टी पुल करेगा, इस एंड ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर टी इधर लगेगा, नीचे वाले एंड के ऊपर इधर लगेगा। क्या बात समझ में आई है? इसीलिए kx t के बराबर हुआ। चमका क्या? क्या इस ग्रैन्युलर लेवल में आपको क्लैरिटी है? तो अगर ये क्लैरिटी है तो फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। यस और नो एवरीवन? ठीक, क्लियर है? गाइस प्लीज बी ऑन टाइम। क्लियर है ये एवरीवन? ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे। चलो ब्लॉक एम का इक्विलिब्रियम लिखते हैं। ब्लॉक एम का इक्विलिब्रियम, क्या इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जीरो है? क्या पुली की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जीरो है? अब लिख डालो एम के लिए क्या लिखूं? क्या टी इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा? और पुली के लिए क्या लिखूं बोलो? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखूं? क्या t इज इक्वल टू 2kx? सही है क्या? क्या इससे x की वैल्यू आ जाएगी t बाई 2k, mg बाई 2k। तो इसका आंसर भी mg बाई 2k आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसका आंसर भी mg बाई 2k आ रहा है। ये सॉरी, इसका आंसर 2mg बाई k था, इसका आंसर mg बाई 2k आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? एवरीवन इज ओके विद दिस, राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4, अकल लगाते हैं, करते हैं, मिलके करेंगे। बोलो मास एम, क्या हम इसे सॉल्व करें अच्छे से? एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाएं। ये है आपका सीलिंग, ये है आपका स्प्रिंग, ये है आपका स्ट्रिंग, पुली, पुली, स्ट्रिंग, सीलिंग। ठीक, यहाँ पे आ गया स्प्रिंग, यहाँ पे आ गया ब्लॉक। क्या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन गया? यस सर। क्या मैं फोर्सेस लगाना शुरू कर दूं एवरीवन? क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx या k2x? k2, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k1, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k2। क्या ये सही है? k2x। क्या स्प्रिंग के इस एंड में लगेगा k2x ऐसे, इस एंड में लगेगा k2x ऐसे, और स्प्रिंग इस पुली के ऊपर k2x लगाएगी ऐसे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अब यहाँ पे देखो, क्या ये स्प्रिंग इस स्ट्रिंग के इस छोर पे क्या स्प्रिंग फोर्स लगाएगी k1x? ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ x2, और इसको मैं लिखता हूँ x1। मान लो ये स्प्रिंग जो है ये एक्सटेंड हुई x1 से, और ये स्प्रिंग जो है ये एक्सटेंड हुई x2 से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो k1x1 लगेगा, स्प्रिंग के ऊपर k1x1 इधर आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन?
अब कोई कोई जस्टिफाइबल रीजन है आपके पास कि ये दोनों एक्सटेंशन को आप सेम मान लोगे? नहीं मान सकते। कोई जस्टिफाइबल रीजन है कि आप इन एक्सटेंशन को सेम मान लोगे? अब जो बच्चा इसको सेम मान के करेगा वो गलती करेगा। कोई जस्टिफाइबल रीजन है कि इसको आप सेम मान लोगे? नो। तो x1 और x2 हुआ, यस और नो एवरीवन? ठीक है, क्या बात समझ में आई है? मैंने इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, बहुत ही मतलब डेंसली पॉपुलेटेड हो गया ये जगह, बट कोई बात नहीं, हमने सारे फोर्सेस समझ लिए, राइट? अब हम m के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखें। m के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिखेंगे, क्या इसके वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है? क्या पुली का भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है? इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं। m के लिए क्या लिखें? क्या k2 x2 इज इक्वल टू mg? एवरीवन क्लियर है? और यहाँ पे पुली के लिए लिखूंगा, पुली के लिए लिखूंगा 2k1x1 इज इक्वल टू k2x2। क्या पुली के लिए ये लिखूंगा? Okay. तो पहला वाले में सॉल्व करूंगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी mg/k2। डिड आई गेट x2? यस। क्या इस x2 को उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ पे x2 की जगह पे डाल दूंगा, तो इससे मुझे x1 मिल जाएगी, विच इज k2x2 by 2k1। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? k2x2 mg के बराबर है, क्या ये mg/2k1 आ जाएगा? तो x1 is mg/2k1 and x2 is mg/k2। आर यू ऑल ओके विद दिस? ध्यान से देखो, क्या सबको क्लियर है? नोटेड? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दीज क्वेश्चंस? ये इक्विलिब्रियम के, स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस है, ठीक है? बना पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा। अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है? ठीक है, सुना ध्यान से। सपोज मैं आपको एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, और ये एक स्ट्रिंग है, और ये दूसरा ब्लॉक है। देख, लेट अस से दिस, इसका मास m है, इसका भी मास m है। दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है? लेट्स से दिस। तो आपसे पूछा गया है फाइंड, थोड़ा सा मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, फाइंड द acceleration of blocks A and B just after case 1 spring is cut and case B string is cut। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो ध्यान से सुनिए। जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे बताऊं, कोई बोल सकता है मुझे व्हाई द क्वेश्चन इज आस्किंग जस्ट आफ्टर? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किताब में आपको मिलेगा स्प्रिंग और स्ट्रिंग का ये वैरायटी। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, ठीक है? कैन एनीबडी थिंक एंड टेल मी व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर क्यों बोल रहा है? Why it is just after spring is cut or just after string is cut? कोई बता सकता है? Why not after 2 seconds, after 3 seconds, etc., etc.? Yes, instantaneous, correct, correct. I'm asking why. ठीक है, अच्छा सुनो,
सपोज ये कंडीशन है, ठीक है ना, सपोज आपने स्प्रिंग को कट किया जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, ठीक है, तो स्प्रिंग को जब आप जस्ट आफ्टर कट करोगे तो स्प्रिंग में फ्री एंड क्रिएट होगा और स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाएगी। जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी एक्सेलरेशन है, क्या फोर्सेस लग रहे थे, तो यू कैन गिव दैट जस्ट आफ्टर, यू कैन गिव दैट इंस्टेंट, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसके अंदर जी का इफेक्ट आ जाएगा और जो सिचुएशन जस्ट आफ्टर थी वो बदल जाएगी। फिर से सुनो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जैसे ही मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड भी हमने ले ली, ग्रेविटी का इम्पैक्ट आ जाएगा, मतलब इनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, राइट, बोथ द ब्लॉक्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। तो जस्ट आफ्टर की अगर हम बात करें, तो जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, तो वो सिचुएशन में जो भी कंडीशन रहेगी, मान लो स्प्रिंग में या स्ट्रिंग में, तो हम वो कंडीशन मानते हुए कि यही रहने वाली है जस्ट आफ्टर, चेंज नहीं होगी, मतलब स्प्रिंग की कंडीशन या स्ट्रिंग की कंडीशन जो भी है, तो ग्रेविटी के इम्पैक्ट को उस टाइम पे हम कंसिडर, यू नो, कंसिडर होगा ग्रेविटी का इम्पैक्ट, लेकिन ग्रेविटी के इम्पैक्ट के कारण जो चेंजेस है वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए जस्ट आफ्टर का ही सवाल बनता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि स्ट्रिंग कट होने के 5 सेकंड के बाद स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्ट्रिंग फोर्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट आफ्टर का ही क्वेश्चन बनेगा। तो इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना लें, क्योंकि पहले तो जैसे ही मास लटकाए हैं इक्विलिब्रियम में आया होगा ये, तो सबसे पहला काम है इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाना। तो मैं ये पूरा कॉन्फ़िगरेशनल डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट का बनाऊंगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम जैसे मैंने बनाया, सारे फोर्सेस दिखाते हैं mg, क्या यहाँ पे टेंशन T होगा, 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 क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा। मान लो एक्सटेंशन x है, तो स्प्रिंग फोर्स kx होगा, इस एंड ऑफ द स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स kx होगा, इस एंड ऑफ द स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स kx होगा, और सीलिंग में भी स्प्रिंग फोर्स kx होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? यस सर। अब देखो, अब जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, ठीक है। जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, अभी मैं पहला कंडीशन बना रहा हूं, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। सब लोग देखें, तो स्प्रिंग को अगर मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो स्प्रिंग क्या हो गया, स्प्रिंग को कट कर दिया, कॉन्सेप्ट क्या था, हमने क्या पढ़ा था, अगर हम स्प्रिंग को कट कर देंगे, क्या फ्री एंड क्रिएट होगा स्प्रिंग में, और अगर स्प्रिंग में फ्री एंड क्रिएट होगा तो क्या स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सुनना, क्या स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाएगी। हाँ, तो स्प्रिंग को कट किया हमने, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, अच्छे से देखना है इसको, सीखने वाली चीज है ये, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करना है, कभी गलती नहीं करोगे। क्या जैसे ही हमने स्प्रिंग को कट कर दिया, देखो अब यहाँ पे समझते हैं, इसका mg में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका mg में कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन। अच्छा, अब mg में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया, यस और नो, क्योंकि फ्री एंड क्रिएट हो गया, स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया, यस और नो, यस और नो। अब यहाँ पे टेंशन का क्या करें सर, टेंशन को मैं बोल रहा हूँ टी डैश। सुनो, टी डैश क्यों लिया सर आपने, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या कोई मुझे, मेरे बताने से पहले कोई मुझे बता सकता है मैंने टेंशन को टी डैश क्यों लिया, क्या लॉजिक है, टेंशन को टी डैश लेने का क्या लॉजिक है। क्या हम ये जानते हैं
कि स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग के अंदर बिना फ्री एंड्स क्रिएट किए भी हम टेंशन की वैल्यू किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी अदर पॉजिटिव वैल्यू तक लेके जा सकते हैं बिना फ्री एंड क्रिएट। क्या स्प्रिंग में फ्री एंड क्रिएट करने से ही इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स 0 होगा? क्वेश्चन का जवाब देना हाँ या ना। क्या स्प्रिंग फोर्स में या स्प्रिंग में फ्री एंड क्रिएट करने से ही इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स 0 होगा? इसका आंसर यस है या नो है? फिर से सवाल सुनो, समझना भी है, अप्लाई भी करना है। क्या स्प्रिंग में फ्री एंड क्रिएट करने से ही सडनली और इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स 0 होती है? इस स्टेटमेंट का आंसर यस है या नो है? यस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस है। तो स्प्रिंग में हम सडनली फोर्स चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओपन या फ्री एंड्स क्रिएट करने पर ही, मतलब हमें स्प्रिंग को कट करना पड़ेगा। यस, यस सर। अब आप समझो, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, क्या स्ट्रिंग में फ्री एंड क्रिएट करना या ओपन एंड क्रिएट करना, क्या स्ट्रिंग में फ्री एंड क्रिएट करना या ओपन एंड क्रिएट करना जरूरी है फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन इंस्टेंटली? जरूरी नहीं है। अगर फ्री एंड क्रिएट हुआ तो वैल्यू इंस्टेंटली 0 हो जाएगी, लेकिन अगर फ्री एंड क्रिएट नहीं भी हुआ तब भी हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी दूसरे पॉजिटिव वैल्यू तक टेंशन को लेके जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो यहां पे टेंशन को सेम मानना सही नहीं होगा। मान लो टेंशन टी डैश, समझे आप, टेंशन टी डैश है। क्या क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? अब क्या होगा समझो, जैसे ही ये पार्ट 0 हो गया, समझना क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है। यहाँ पे मैं एक फोर्स दिखाना भूल गया, वेरी सॉरी। इसका वेट mg, तो क्या इसका फोर्स mg लग रहा है यहाँ पे वेट, यहाँ पे टेंशन टी डैश लग रहा है, यहाँ पे भी mg लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी डैश लग रहा है। अब ये टेंशन टी डैश मुझे कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा बोलो, जैसे ये स्प्रिंग कट गया, क्या इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है, सुनना मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ब्लॉक ऊपर वाले m के ऊपर, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं कि mg प्लस टी डैश इज इक्वल टू m इंटू ए। मान लो ये एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा है, A1 से, और ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या होगा? अब स्ट्रिंग टॉट है, सुनो, स्ट्रिंग टॉट है, तो क्या स्ट्रिंग के दोनों फ्री एंड्स कांस्टेंट रिलेशनशिप से इसकी भी एक्सेलरेशन A1 होनी चाहिए? सोचो, स्प्रिंग को हमने टॉट माना है, तो स्प्रिंग टॉट माना है, इस एंड का एक्सेलरेशन A1 है, इस एंड का एक्सेलरेशन A2 है, तो क्या A1 और A2 दोनों बराबर होंगे फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट? देख रहे हो एप्लीकेशन, देख रहे हो एप्लीकेशन? क्या इस लेवल तक तुम सोच पा रहे हो? mg प्लस टी डैश इज इक्वल टू ma। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये A1 और A2 दोनों A के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल। स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों मास के साथ कनेक्टेड है, और हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी डैश है, तो टेंशन है ना भाई, टेंशन है मतलब स्ट्रिंग टॉट है, स्ट्रिंग टॉट है मतलब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स जो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ऊपर वाला m और नीचे वाले m के साथ, क्या ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी? अगर मान लो इसकी एक्सेलरेशन कम हुई, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हुई, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हुई, इसकी एक्सेलरेशन कम हुई, तो स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगा। हम ये नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं स्ट्रिंग टॉट है, तो क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम होगी? एवरीवन रिस्पॉन्ड करना प्लीज। mg प्लस टी डैश इज इक्वल टू ma। जब तुम क्लास में रहोगे ना, क्लासरूम में, तब मैं तुमसे उगलवा लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। क्लैरिटी यही है, mg प्लस टी डैश इक्वल टू ma। क्या ये ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखा मैंने? करेक्ट। नीचे वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखूं? क्या नीचे वाले ब्लॉक के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को? देखो बार बार मैं ये चीजें बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो। सपोर्ट कर रहा है mg A1 को सर, तो mg माइनस टी डैश विल इट बी इक्वल टू m इंटू ए अगेन। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो टी डैश और टी डैश कट जाएगा, 2mg इज इक्वल टू 2ma आएगा, इससे a की वैल्यू आ जाएगी g। इसका मतलब जैसे स्प्रिंग कट हुआ, ये दोनों ब्लॉक मास m और मास m के, ये फ्री फॉल में नीचे गिरेंगे, ये फ्री फॉल में नीचे गिरेंगे। फ्री फॉल में नीचे गिरेंगे मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही नीचे गिरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है ये समझ में आई है? अच्छा अब सुनना, अब इसके बाद वाला केस, पहला केस हो गया स्प्रिंग इज कट, तो ब्लॉक्स एंड वीक दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है जी। अब हम सेकंड वाला केस देखते हैं।
अब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग इज कट। आइए हमने इसको कट किया कैंची से, इसको जब हमने कट किया, समझना, इसको जब हमने कट किया तो क्या हुआ होगा, ये mg तो रहा होगा, लेकिन ये जो टेंशन है, ये टेंशन बेटा जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में फ्री एंड क्रिएट हो गया सर। जैसे हमने कट किया, क्या स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, और ऊपर वाले ब्लॉक के साथ भी जो स्ट्रिंग लगा हुआ होगा, क्या वो ऐसा हो जाएगा। कभी स्ट्रिंग को कटते हुए देखा, ऐसा हो जाता है, स्लैक हो जाता है, ऐसे ऐसे उसके अंदर ऐसे ऐसे कर्विंग्स आ जाती है। कभी देखा है क्या, कभी फील कर पा रहे हो? यस सर, समझ में आ रही बात। ये कंडीशन फ्री एंड क्रिएट हो गया क्या, हाँ फ्री एंड क्रिएट हो गया। तो जैसे ही फ्री एंड क्रिएट हुआ तो यहाँ पे टेंशन डी जीरो हो गई, तो ये टेंशन डी जीरो हो जाएगी। यस, इसका वेट mg लगेगा, क्या ये टेंशन टी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग कट गया है, mg है। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू दिस फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फोर्स kx था, राइट। व्हाट विल हैपन टू दिस फोर्स, अब कॉन्सेप्ट काम आएगा। व्हाट विल हैपन टू दिस फोर्स, बताओ, कोई बताओ, एनीवन, क्या बोला गया है, स्प्रिंग फोर्स सडनली अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया हमने, खचाक, स्ट्रिंग फोर्स में, स्ट्रिंग में ओपन एंड क्रिएट हो गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स थी खटाक से गायब हो गई, जीरो। लेकिन स्प्रिंग का क्या हुआ, स्प्रिंग का कुछ भी नहीं हुआ। जो फोर्स था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वही फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। इसीलिए आपसे पूछा है जस्ट आफ्टर, ये सिचुएशन रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के बाद क्या होगी, थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर मतलब कितना, इवन 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी ले लो तो चेंज हो जाएगी। जस्ट आफ्टर चेंज नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये kx रहेगी। क्या चमका है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और सवालों को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन इक्वेशन इसमें टफ नहीं आते, इक्वेशन बहुत आसान रहते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? अब मुझे बताओ, ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये वाले ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या मैं बोलूंगा, मान लो इसकी एक्सेलरेशन है a1, क्या mg सपोर्ट कर रहा है a1 को, टेंशन जीरो है, इज इट इक्वल टू m इंटू a1। क्या a1 की वैल्यू g आ गई, मतलब क्या ये वाला ब्लॉक फ्री फॉल करेगा, नीचे वाला ब्लॉक जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड था, विल इट डू फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरना, यस और नो? यस। अब ऊपर वाला ब्लॉक का एनालिसिस करते हैं। ऊपर वाला ब्लॉक का क्या होगा, आइए, क्या ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg, नीचे एक फोर्स लग रहा है kx ऊपर, यस और नो? अब हम समझते हैं कि इसके एक्सेलरेशन का क्या होगा। अच्छा, kx की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई थी बोलो तो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सुनो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट इक्विलिब्रियम, अब जरूरत पड़ी इसकी, एट इक्विलिब्रियम, क्या t इज इक्वल टू mg, इस ब्लॉक का, नीचे वाले ब्लॉक का, और ऊपर वाले ब्लॉक का, क्या kx इज इक्वल टू t प्लस mg, विच इज 2mg। क्या kx की वैल्यू 2mg के बराबर थी। अब जब स्ट्रिंग को कट किया, ये kx तो वैसे का वैसा है, हाँ, तो kx किसके बराबर है, 2mg। तो सुनो, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फिर से मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, समझना। क्या नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था, यस सर। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, 2mg। ओके 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 ओके। क्या कुछ रेवलेशन हुआ, मतलब इसकी एक्सेलरेशन सपोज इस तरफ हुई a2, तो क्या होगी, जिधर बड़ा फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, यस और नो? जिधर बड़ा फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। विल इट बी 2mg माइनस mg इज इक्वल टू m into a2। तो इससे a2 की वैल्यू कितनी आ गई, इससे a2 की वैल्यू आ गई g, बट इट इज g अपवर्ड्स, और ये है g डाउनवर्ड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, दिस इज द सिचुएशन। ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी g अपवर्ड्स, और नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन हो जाएगी g डाउनवर्ड्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये क्लियर है?
फिर से सुनो, हमने क्या स्प्रिंग को कट किया है? ये जो लास्ट वाला सवाल है, ये क्या कंडीशन है? जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, क्या हमने स्प्रिंग को छुआ है? हैव वी टच द स्प्रिंग एट ऑल? नो। तो अगर हमने स्प्रिंग को नहीं टच किया है, क्या स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज हो सकती है? कॉन्सेप्ट याद करो, इसीलिए स्ट्रिंग और स्प्रिंग का कंपैरिजन कराया गया था। नहीं चेंज हो सकती। तो अगर नहीं चेंज हो सकती है, तो स्प्रिंग फोर्स जो थी पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वही रहेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया, इट इज 2 mg। मतलब इसके ऊपर kx विच इज इक्वल टू 2 mg, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो 2 mg ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा। कितना होगा? g अपवर्ड्स। बात समझ में आई है? कितना होगा? g अपवर्ड्स। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे एक पूछूं, देखो इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी आपके सामने एक तीसरा सवाल रखता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, बता सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, मतलब आपको ये निकालनी है। LB स्टैंड्स फॉर लोअर ब्लॉक, UB स्टैंड्स फॉर अपर ब्लॉक। क्या आपको रिलेटिव मोशन याद है? याद होना ही चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव का? यस, नो, मे बी? बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई? -g(j) माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +g(j). तो क्या आंसर आएगा? -2g(j). क्या ये समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। तो अगर आपसे पूछे जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक, तो आपको दिख रहा है व्हाट इज हैपनिंग। क्या समझ में आई बात? अच्छा, अगर यहाँ पे पूछता व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, देखो मैं आपको रिलेटिव के सवाल इसके अंदर पूछूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, यही तो फिजिक्स की खास बात है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा सकते हैं आपसे। इसीलिए एप्लीकेशन बोलते हैं ना, हर कोई बोलते हैं अप्लाई करो अप्लाई करो। ये है अप्लाई का मतलब। कोई बता सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक क्या होगा? अक्ल लगाओ। क्या ये होगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अपर ब्लॉक? और लोअर ब्लॉक की अपर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितनी है? -2g(j). तो क्या ये हो जाएगा 2g(j)? क्या माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया? यस, नो, मे बी? क्लियर है? नोट करो इस। आया समझ में? आ जाओ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो रही है। देखो, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छा हो गया, तो फिर क्वेश्चंस की कमी कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। मैं ही आपके सामने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस रख दूं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस सरफेस। ठीक है, सवाल है फाइंड
acceleration of both blocks just after string is cut, spring is cut. बता सकते हो? सबसे पहला केस क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम बनाओगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम बनाने के बाद सारे फोर्सेस की वैल्यूज निकालोगे। बोलो, थोड़ा फास्ट बोलूंगा अभी। क्या टेंशन टी, 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 टेंशन टी। एवरीवन, क्या ये सबको समझ पाए? एक ही स्ट्रिंग है तो सारा टेंशन ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो गया, मास्टर स्ट्रिंग है। यस और नो एवरीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रही है बात, राइट? इधर क्या होगा, इधर लगेगा सर स्प्रिंग फोर्स। क्या डायरेक्शन सही है? ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटेंशन x है, तो क्या kx जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन जो मैंने बनाई है, क्या वो सही है? क्या लगता है आपको कि स्प्रिंग इस कंडीशन में खिंचा हुआ होगा या दबा हुआ होगा? मतलब एक्सटेंडेड होगा या कंप्रेस्ड होगा? जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। एक्सटेंडेड होगा या कंप्रेस्ड होगा? जल्दी बोलो। एक्सटेंडेड, राइट, राइट, राइट। ओके, क्या ये सिचुएशन एकदम सही है? अच्छा, अब इस सिचुएशन पे, इक्विलिब्रियम पे जो जो आप निकाल सकते हो निकालो। क्या ये वाले ब्लॉक के ऊपर अगर मैं न्यूटन लॉ लिखूं, ये वाले ब्लॉक के ऊपर, तो क्या ये हो जाएगा T इज इक्वल टू mg देगा मुझे? यस और नो? और इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन लॉ अगर लिखूं, सुनना, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए? T इज इक्वल टू kx। यस नो में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये वाले ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में देखना, ये वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना। यस और नो? आपको समझ में आ रही है ना बातें? क्या T इक्वल टू kx है? अब T की वैल्यू mg यहाँ पे रख दीजिए, तो mg इज इक्वल टू kx है, तो x की वैल्यू आ जाएगी mg बाई k। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में x की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई। यस और नो? वी गॉट दिस राइट एवरीवन? करेक्ट। क्या क्लैरिटी है ये? अब हम बात करते हैं, स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इज कट। कहां पे बनाऊं? खत्म हो गया, दूसरे पेज में जा। स्ट्रिंग इज कट। आओ, स्ट्रिंग को अगर मैं कट कर दूं तो क्या होगा, देखो। ऐसे बना दिया, आपको दिख रहा है? स्ट्रिंग में फ्री एंड क्रिएट हो गया, ये फ्री एंड है, राइट? दिख रहा है आपको? इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? अकल लगाओ, mg। टेंशन फोर्स रहेगा क्या? कुछ कुछ टेंशन फोर्स रहेगा क्या? नहीं सर, टेंशन गायब हो गया, यहां से भी टेंशन गायब हो गया। यस सर। अब इसका एक्सेलरेशन देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, बोलो। क्या mg इज इक्वल टू ma? एक्सेलरेशन इसका a होगा नीचे, यही होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, mg इक्वल टू ma। तो क्या a की वैल्यू आएगी g डाउनवर्ड्स? क्या a की वैल्यू आएगी g डाउनवर्ड्स? तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक जो हैंगिंग ब्लॉक था, क्या उसकी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड हो जाएगी? g से गिरेगा वो, फ्री फॉल। इसका देखते हैं, इसका क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू दिस स्प्रिंग फोर्स? व्हाट विल हैपन टू दिस स्प्रिंग फोर्स? व्हाट विल हैपन टू दिस स्प्रिंग फोर्स? क्या इक्विलिब्रियम में जो स्प्रिंग फोर्स थी, क्या वही रहेगी? हाँ, बिल्कुल। और वो kx जो है वो किसके बराबर है? फॉर दैट इंस्टेंस, बिल्कुल सही, फॉर दैट इंस्टेंस
और वो kx किसके बराबर है, mg के बराबर था। kx फोर्स लग रहा है, टेंशन डी जीरो है, तो इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन है इस तरफ, मान लो a2, ये a1 है, ये a2 है। अच्छा, तो a2 कैसे निकालें, सब लोग बोले, इसके ऊपर हम न्यूटन लॉ लगाएंगे, क्या kx सपोर्ट कर रहा है, kx इज इक्वल टू m इंटू a2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी kx बाई m। और kx किसके बराबर था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो प्रीवियस पेज में, kx किसके बराबर था, mg, यस और नो, हाँ, तो क्या ये हो जाएगा mg बाई m, तो a2 विल बी g इन दिस डायरेक्शन, तो a2 will be g in this direction. Are you getting a feel of things? अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, सुनना, अगर मैं तुमसे अभी पूछूं फाइंड, सुनना, अगर मैं बोलूं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी with respect to a just after string is cut, क्या जवाब दोगे तुम, जल्दी बताओ। क्या रिलेटिव मोशन यूज करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग द थिंग्स, आर यू फीलिंग द फिजिक्स बिहाइंड इट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, इज इट माइनस जी, ये क्या, माइनस, ये कितना है माइनस जी, इधर, इधर मैंने लिया माइनस जी आई कैप, ले लो, इज इट ओके, क्या बात समझ में आई है, आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देख लो, स्ट्रिंग की जगह पे स्प्रिंग इज कट, अब क्या होगा, जैसे स्प्रिंग कट हुआ, क्या ये स्प्रिंग फोर्स जो है, क्या ये स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गई, ये स्प्रिंग कट हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स गायब, के एक्स जीरो हो गया यहाँ, ये जो के एक्स लग रहा था ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे मान लो टेंशन हो गया सम वैल्यू टी डैश, और जो दूसरा ब्लॉक है टेंशन को चेंज कर लिया होगा उसने अपना वैल्यू इक्विलिब्रियम से, बट वो चेंज करके कुछ एक और पॉजिटिव वैल्यू पे आ गया होगा, बट दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन, राइट। क्या अब आपको लगता है कि जैसे जैसे ये स्प्रिंग कट हुआ होगा, के एक्स जैसे ही गायब हुआ होगा, तो ये टेंशन टी डैश आ गया, क्या अब ये दोनों ब्लॉक बी और ए एक साथ मूव करेंगे नीचे की तरफ with acceleration which is equal to g or some other value, with acceleration equal to g or some other value, सोच के जवाब देना, क्या ये दोनों ब्लॉक g से मूव करेंगे या कुछ अदर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, सोचो। क्या ये स्प्रिंग कट होने के बाद, क्या ये दोनों ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इज इट लाइक अ सिंपल न्यूटन लॉ का सवाल, कि एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक वर्टिकल पे रखा हुआ है, इनको छोड़ दिया और ये एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, कुछ एक्सेलरेशन से, ऑब्वियसली जो नीचे वाला हैंगिंग ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और इधर वाला ब्लॉक आगे जाएगा टूवर्ड्स राइट, तो ये एक्सेलरेशन जो आती थी, क्या ये एक्सेलरेशन जी आती थी या कुछ और आती थी, देखो इसमें ऑप्शन एक रहेगा जी डाउनवर्ड, दोनों जी से, ये इधर से जी, ये इधर से जी गया, ये भी एक ऑप्शन रहेगा, क्या वो सही आंसर है, वो सही आंसर नहीं है, आपको यहाँ पे न्यूटन लॉ लगाना पड़ेगा। मान लो इसकी एक्सेलरेशन है ए इधर, तो कांस्टेंट रिलेशनशिप इसकी भी एक्सेलरेशन ए इधर होगी, तो अब आप इक्वेशन लिख डालें, क्या टी डैश इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें क्या लिखोगे, एम जी सपोर्ट कर रहा है, एम जी माइनस टी डैश, टी डैश की वैल्यू एम इंटू ए रख दीजिए, एम जी इज इक्वल टू टू एम ए हो जाएगा, इससे आपको ए की वैल्यू मिल गई जी बाई, सो दोनों एक्सेलरेशन जी बाई टू से, ये एक्सेलरेशन जी बाई टू से इस तरफ, ये एक्सेलरेशन जी बाई टू से डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एवरीवन समझ में आई बात, वंडरफुल क्वेश्चन, राइट। एप्लीकेशन क्लैरिटी है ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, इसको नोट करो,
डिस्कशन को कल लेके जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? समझ में आई? आर यू गेटिंग अ फील ऑफ थिंग्स? आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर इंप्रूविंग ऑन देयर स्कोर्स, गुड. Some people are still struggling, so attend revisions and come back as soon as possible. ठीक है? Make a comeback. चलो, I'm stopping here.